हाँ जी, चंडीगढ़ टीजीटी वालों। तो भाई ले आए आपके लिए वही चीज जिसकी आप डिमांड कर रहे थे कि सर जो पुराने पेपर हैं उनके सॉल्यूशन दे दो। तो भाई आज ये वीडियो जो रहेगी, हम टीजीटी मेडिकल का जो क्वेश्चन पेपर है, जो पहले चंडीगढ़ में हुआ पेपर, वो हमने क्वेश्चन पेपर ढूंढ निकाला भाई। तो उसकी जो पूरी की पूरी हम देखेंगे कि आंसर की को देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी रहेगी, साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे क्वेश्चंस का, और साथ साथ में ये भी देखते चले जाएंगे कि कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं विनय कुमार आप सभी के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चन की। तो देखो, टीजीटी मेडिकल का जो पेपर रहेगा ना, इसमें जूलॉजी का जो पार्ट है वो आपके सामने मैं कवर करूंगा, और बॉटनी का जो पार्ट है वो बॉटनी की जो फैकल्टी है बंसल एकेडमी की, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, जहां पे आपको बहुत सारे जो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मिल जाएंगे आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ नोट्स भी है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इंटरमीडिएट से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो बॉटनी के हैं बॉटनी की फैकल्टी जो है वो कवर करेगी। अब देखो, मेरे लिए जो पहला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आया वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। देखो बच्चे, ये जो ओब्लिगेट वाला वर्ड है ना, अगर आप लेक्चर केडर की तैयारी कर रहे हो, मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस ओब्लिगेट वर्ड को जान लो। मतलब ओब्लिगेट, देखो ओब्लिगेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर जरूरी। ठीक है, अब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो राइटिंग में बच जाना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। देखो, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक जो क्या करते हैं, अपने होस्ट के अंदर रहते हैं। पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट क्या करेंगे, ये कोई होस्ट है, तो पैरासाइट क्या करेगा, इस होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा और अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो ये तो पैरासाइट का काम होता है कि पैरासाइट होस्ट में जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहां पे पैरासाइट के आगे ओब्लिगेट वर्ड लगा लिया, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट के अंदर जाएगा तब ही डिवाइड कर सकता है। अगर वो होस्ट के अंदर डिवाइड नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं कर सकता। समझे बात को। तो पैरासाइट तो है, पैरासाइट तो है ये, लेकिन पैरासाइट का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना, रिप्रोड्यूस करना। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता। क्या वो बैक्टीरिया हो सकता है, नहीं। बैक्टीरिया तो बाहर भी डिवाइड कर सकता है, नहीं। क्या वो फंगस हो सकती है, स्लाइम मोल्ड हो सकती है, नहीं, ये बाहर भी डिवाइड कर सकती है। क्या वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, नहीं, ये भी डिवाइड कर सकती है। तो भाई साहब ये देखो, वायरस जो होते हैं ना, हमारे सामने जो वायरस होते हैं, ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। मतलब अगर वायरस को अपने आप को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो इसको होस्ट की बॉडी के अंदर जाना ही पड़ेगा, जरूरी है इसके लिए वो चीज, है ना। तो इसलिए बच्चे, हमारा जो यहाँ पे आंसर निकल के आता है सबसे पहला वाला, वो कौन सा होता है, वायरस निकल के आता है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो फिर से आ सकता है दूसरी फॉर्म में। जैसे फैकल्टेटिव वर्ड भी होता है, तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है टेम्परेरी, है ना। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ओके, तो अब ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, देखो मैं पहले आपको एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो ध्यान से। ये एक अमाइनो एसिड है, मतलब ये कार्बन है, इस कार्बन के एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, इसके चारों तरफ बॉन्ड है। देखो, अगर कार्बन के चारों तरफ जो चीजें लगी हैं वो अलग अलग चीजें लगी, जैसे जैसे यहां पे लगा है हाइड्रोजन, यहां पे लगा है COOH, यहां पे लगा है NH2 लगा है, और यहां पे लगा है, मान लो ये लगा है H लगा है। तो ध्यान से देखना, इस कार्बन के चारों तरफ जो चीजें लगी हैं, क्या वो सारी अलग अलग है, नहीं। यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है। तो ये कार्बन कभी भी, ये जो कार्बन होता है, ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ये कार्बन कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता।
तो ध्यान रखना अमाइनो एसिड के केस में एक ही ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो होता है ग्लाइसिन। वो क्या होता है? ग्लाइसिन होता है। तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनी है ना बच्चे, ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है, और ग्लाइसिन कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सभी के सभी ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। गॉट इट? पॉइंट क्लियर? तो बस आपने ये देखना है कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल कार्बन का मतलब वो कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है वो चीज ऑप्टिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो चीज क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या निकल के आता है? ग्लाइसिन निकल के आता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्लाइसिन को लेके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन ही है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन। ये तो बड़ा यार सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आते हैं। देखो फैट को तोड़ना है, फैट को क्या करना है? तोड़ना है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है बच्चे, ये किसके अंदर होती है? ऑप्शन में है पर ऑक्सीसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोसोम है, ग्लाइक्सिसोम है। तो पहली बात तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या माइक्रोसोम होगा? नहीं होगा। क्या ग्लाइक्सिसोम होगा? नहीं होगा। क्या परऑक्सीसोम होगा? नहीं। देखो परऑक्सीसोम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। ये क्या होता है? ये जो पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड H2O2, इसके मेटाबॉलिज्म में क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एकदम सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह होती है, वो साइट होती है जहां पे फैटी एसिड की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ओके, गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपने ये भी बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं। और चलो नेक्स्ट। तो भाई हाँ, ये भी चीज देखो, ये चीज बतानी जरूरी होती है। ये हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ जो है वो अलग अलग एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। मेहनत इनकी रही है, गाइडेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से बंसल एकेडमी की रही है। तो आई होप अगली बार जब ऐसी वीडियो बन रही हो चंडीगढ़ टीजीटी को लेके, किसी भी और एग्जाम को लेके, आपकी फोटो भी यहाँ पे दिखे। चलिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आप इनमें से किसी को जानते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। स्टार्च, स्टार्च के ऊपर क्वेश्चन है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। देखो स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? देखो एक बात ध्यान रखना, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड, मतलब मैं सिर्फ तीन चीज बताऊंगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, इन तीनों का जो पॉलीमर होता है वो ग्लूकोज ही होता है। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे के सारे जो पॉलीमर्स होते हैं, ये ग्लूकोज से ही बनते हैं। है ना? अब ढूंढते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर आंसर है, मतलब ऑप्शन है। पहला बोल रहा है जी माल्टोस, गलत है। दूसरा बोलता है जी सुक्रोस, गलत है। तीसरा बोलता है जी फ्रक्टोस, ये भी तो गलत है ना? सुक्रोस एक डाइसैकेराइड होता है जो फ्रक्टोस एंड ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ऐसे ही माल्टोस भी एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बनता है। हमारा जो स्टार्च है ये तो ग्लूकोज से बनता है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चंडीगढ़ टीजीटी मेडिकल का पेपर होता है ना, उसमें आपको नन ऑफ दिस वाले जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पुराने पेपर में ऐसा देखा गया है, आगे देखना, ऑब्जर्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर अकर इन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कहां होती है? देखो हमने ऑलरेडी ही कुछ मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए चला रखी है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। देखो मियोसिस दो तरह की होती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। अब मियोसिस वन के अंदर एक होता है प्रोफेज वन, फिर आएगा मेटाफेज वन, फिर आएगा एनाफेज वन, फिर आएगा टीलोफेज वन। प्रोफेज वन के अंदर होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, इसके अलावा डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देखो ध्यान से फर्क समझना, यहां पे जेड डीएनए बनता है, यहां पे होती है क्रॉसिंग ओवर, यहां पे बनता है कियाजमेटा, यहां पे कियाजमेटा बनेगा। ठीक है,
और यहाँ पे सेंट्रियोल्स की मूवमेंट होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर कहां पे होती है, क्रॉसिंग ओवर का पूछा गया है। तो क्रॉसिंग ओवर बच्चे कहां, देखो कहां लिखा है क्रॉसिंग, ये रहा क्रॉसिंग ओवर। तो ये कहां है, पैकेटिन में। तो देखो ढूंढो कहां है पैकेटिन, ये रहा पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। देखो प्रोफेज वन सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का। ठीक है, इसके अलावा जो डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन वो स्टेज होती है जहां पे एग को अरेस्ट करके रखा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनाफेज वो साइकिल का वो फेस होता है सेल साइकिल का जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाता है। ठीक है ना, तो जितनी चीजें मैंने बता रहा हूं इन सभी को आराम से माइंड में रखना और कमेंट बॉक्स में नीचे लिख भी देना कि आपको क्या क्या समझ आया है, कौन कौन सी चीजें मैंने बताई हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन दी सॉइल अवेलेबल टू प्लांट इज। देखो जो सॉइल के अंदर जो प्लांट्स की रूट के लिए वाटर अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, नहीं बोलते। हाइग्रोस्कोपिक वाटर को प्लांट कभी यूज नहीं कर पाता, ग्रेविटेशनल वाटर को भी यूज नहीं कर पाएगा। हाँ आंसर बिल्कुल सही है रहा, कैपिलरी वाटर। देखो रूट के मतलब जो प्लांट के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है ना, जो पानी कैपिलरी वाटर होता है, जो कैपिलरी की फॉर्म होता है, ऐसा होता है ना जैसे जो मिट्टी होती है उसमें भी तो छोटी छोटी कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है ना, तो उस कैपिलरी के अंदर जो वाटर होता है वही प्लांट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो याद रखना प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वो कौन सा होता है, वो कैपिलरी वाटर होता है। वो कौन सा वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, इसको कोशिका जल भी बोलते हैं, इसी को कोशिका जल भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है बच्चे, इज ए डिसऑर्डर ऑफ व्हाट। देखो हीमोफीलिया क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, नहीं। पहले हीमोफीलिया को समझते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम होता है अपना, एक क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर एक रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन का मतलब क्या है, मतलब जो म्यूटेशन आती है वो रिसेसिव होती है, की वजह से, रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन की जो बी वाली चेन होती है, जो हीमोग्लोबिन की जो बी चेन होती है ना, बी चेन, इसमें डिफेक्ट होता है। बी चेन के अंदर क्या होता है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस बी चेन में डिफेक्ट होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रॉपर तरीके से देखो ऑक्सीजन वगैरह को तो कैरी कर नहीं पाता। तो ये होता है ना। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा गया होता क्या ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, नहीं है। क्या ये वाई लिंक डिसऑर्डर है, नहीं है। क्या ये ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, नहीं है। तो ये बच्चे क्या है, ऑप्शन सी आपके सामने ये रहा, एक्स लिंक डिजीज होता है, एक रिसेसिव डिजीज होता है। ध्यान रखना एक रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक है, हीमोफीलिया ए भी होता है, हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है। ओके, ये दो तरह के हीमोफीलिया भी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट का बात करेंगे, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। देखो जब धरती बन रही होगी, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है इवोल्यूशन से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से। जब धरती बनी होगी, धरती के ऊपर लाइफ आई होगी, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो केमिकल्स हुआ करते थे, जो बायोमोलिक्यूल्स हुआ करते थे, वो सिंपल होते होंगे। तो उस टाइम पे एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए था जो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सके, साथ में वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को भी कर पाए, है ना। तो क्या कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, नहीं करता। क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, नहीं करता। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, करता है। लेकिन क्या डीएनए एंजाइम का काम करेगा, नहीं करेगा। आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बिल्कुल करेगा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे वायरसेस हैं जहां पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, तो करेगा। क्या आरएनए एंजाइम का भी काम करता है, हाँ। अरे राइबोसोम भूल गए, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो सारे कुछ राइबोसोमल आरएनए तो करता है। तो हाँ, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो हमें ऐसा मतलब हम मान के चलते, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस है कि जिस टाइम पे ओरिजिन हुआ होगा लाइफ का, उस टाइम पे ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो दोनों का काम कर सके, और एक ही वो मॉलिक्यूल है, वो कौन सा है, वो आरएनए है। इसलिए ऐसा माना जाता है, जस्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास अभी तक, साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा सिर्फ माना जाता है कि जो आरएनए होता है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। कुड भी, देखो कुड भी लिखा है, हो सकता है, अभी श्योर नहीं है हम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एमआरएनए
डायरेक्ट द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू ए सीक्वेंस। मतलब एमआरएनए के पास ऐसी कौन सी खास चीज है, एमआरएनए के पास ऐसी कौन सी खास चीज है जो क्या करती है, जिसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। तो भाई ये कोई एमआरएनए है, ए सी यू, ए यू जी सी, ए यू ए सी, ऐसे ऐसे करते कोई एमआरएनए है। अब देखो इस एमआरएनए के अंदर पता क्या खास बात होती है, इसके अंदर कोडोन्स होते हैं। ये एक कोडोन है, ये दूसरा कोडोन है, ये कोई तीसरा कोडोन है, ये कोई चौथा फोर्थ कोडोन है। तो एमआरएनए के पास बेसिकली क्या होते हैं बच्चे, कोडोन्स होते हैं। और यही कोडोन्स क्या होते हैं, किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए एक तरह से कोड वर्ड का काम करते हैं, कोड का काम करते हैं, इसलिए तुमको बोलते हैं कोडोन। कोडित होते हैं ये सारे के सारे। तो क्या एक्सोन्स होते हैं, नहीं। क्या इंट्रॉन्स होते हैं, नहीं। एक्चुअली में आंसर इसका क्या है, कोडोन्स होते हैं, एंटीकोडोन्स नहीं होते हैं। किसकी बात कर रहा है, एमआरएनए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एमआरएनए की बात कर रहा है ना। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसपोसोम, यहां पे ना एक्चुअली में ये पेपर से स्क्रीनशॉट लिए हैं, ट्रांसपोसोम्स होता है ना, आर सीक्वेंस होता है। देखो ट्रांसपोसोम ना क्या होता है, डीएनए का वो पार्ट होता है जो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे चला जाता है डीएनए की, है ना। इनको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। तो पूछा है सीक्वेंस ऑफ, किसका सीक्वेंस होता है। देखो आंसर मैंने बता दिया, किसका सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है ना। इनको हम जंपिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा बंदा ये, मस्त वाला बंदा ये। स्टैनले मिलर प्रपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय, भाई एक एक्सपेरिमेंट करा होगा इन्होंने। ये पूछ रहा है कि स्टैनले मिलर जो थे, इन्होंने एक प्रपोज किया, ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे हुई है, लाइफ का ओरिजिन हुआ किससे है। तो यार आपको याद करवाता हूं, एक हो आपने पढ़ा होगा मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ये दो वो इंसान थे जिन्होंने एक ऑपरेटर्स को तैयार किया, जिसके अंदर इन्होंने अर्थ की जितनी भी प्रिमिटिव कंडीशन थी, जो भी इन्वायरमेंट था, उसको जनरेट किया। इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क लगाए, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, है ना, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारी की सारी गैसेस इन्होंने वहां पे रखी, और फिर लगातार लगातार उसको चलने दिया, अपने पूरे के पूरे सिस्टम को चलने दिया। और एंड में इन्होंने देखा कि ये वाटर के वेपर थे, हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इनकी हेल्प से ना वहां पे छोटे 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 अमाइनो एसिड्स, शुगर, ये सब चीजें बन गई। तो कहीं ना कहीं किससे बना, CO2 था, वाटर के वेपर थे, NH3 अमोनिया थी, मीथेन थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो ये सारी के सारे क्या है बच्चे, केमिकल्स है ना। इन्हीं केमिकल्स की हेल्प से क्या बने, छोटे छोटे जो सिंपल सिंपल क्या बने, बायो मॉलिक्यूल्स बने। क्या बने, इन्हीं से क्या बने, सिंपल वाले बायोमोलिक्यूल्स बने। तो अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, इनसे फिर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे। ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स मिलकर इन्होंने क्या बनाया, क्या किया होगा, सेल की फॉर्मेशन की होगी कुल मिला के, है ना। तो अब ये जो सेल की फॉर्मेशन जो हुई थी, जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई, वो किससे हुई बच्चे, केमिकल से हुई। तो मिले एंड यूरन ने बताया था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ, ध्यान से सुन लो, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है वो किससे हुआ, वो केमिकल से सिंथेसिस हो जाएगी। लाइफ की जो लाइफ का जो ओरिजिन होता है वो केमिकल से हुआ है। बस ये ध्यान रखना, लाइफ का ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। अगर कोई ये पूछे कि लाइफ एग्जिस्ट कैसे करी है, चल कैसे रही है, फिर तो हम बोल देंगे कि भाई जो अभी लाइफ प्रेजेंट है वो पहले से प्रेजेंट लाइफ से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी है ना। ओमनी सेलुला, ई सेलुला, रूडोल्फ विर्चो ने ये बात बोली थी। लेकिन अगर बात की जाए ओरिजिन की, पहली बार जब लाइफ आई थी तब कहां से आई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, केमिकल सिंथेसिस। ओके चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। इनमें से कौन सी वो चीज है जो इवोल्यूशन के साथ लिंक करती है। क्या वो एक्सटिंक्शन है, अरे भाई जिस चीज का एक्सटिंक्शन ही हो गया वो चीज कैसे इवोल्व कर जाएगी, नहीं। क्या वो कंपटीशन है, हाँ कंपटीशन के थ्रू इवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। वेरिएशन, यस यस, ये जो चीज है ना, वेरिएशन। देखो अगर वेरिएशन ना होती तो कभी भी इवोल्यूशन ना होता। अगर वेरिएशन ना होती ना, तो दुनिया में पहली बार जो प्रोबायोन्ट बने थे, जो प्रोटोबायोन्ट्स बने थे सेल्स, वही के वही होते। लेकिन नहीं, आज देखो ह्यूमन बन गया, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन नहीं। तो यहां पे सबसे बेस्ट वाला आंसर क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, क्योंकि इन्हीं से ही क्या होता है, इवोल्यूशन का ओरिजिन होता है, इवोल्यूशन होता है। ओके बाकी हमारी
एक सीरीज चल रही है बड़ी जल्दी, एक अब मतलब हम अगर आप यूट्यूब लेक्चर देखोगे बंसल अकेडमी का, तो वहां पे एक इवोल्यूशन के ऊपर सीरीज पड़ी है जिसके अंदर हमने नेचुरल सिलेक्शन को कवर किया, डार्विन को कवर किया। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें, बड़ा अच्छा लेक्चर लगेगा आपको वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट। भाई होमोलोगस ऑर्गन को एक स्टार अभी दे देते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, होमो का मतलब होता है सेम, लॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो सेम स्ट्रक्चर। अब भाई दो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो ये किसी ना किसी बात का तो इंडिकेशन होगा ना कि उनका जो एंसेस्टर है वो सेम रहा होगा। एंसेस्टर जो क्या है, एक एंसेस्टर से एक ऑर्गेनिज्म ए बना, एक ऑर्गेनिज्म बी बना। मैं कह रहा हूं ए और बी जो होते हैं, इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर थी ऑर्गन्स की वो सेम थी, इसका मतलब इन दोनों का एंसेस्टर क्या कहीं ना कहीं कॉमन है। तो देखो होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं, ये डाइवर्जेंट को बताते हैं। कॉमन डिसेंट ये आएगा इसका अंदर, कॉमन डिसेंडेंट है ना। कॉमन डिसेंडेंट का मतलब है कि जो अलग अलग प्रोजनी है उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। नेचुरल सिलेक्शन का कोई फंडा नहीं है, पैरेलल इवोल्यूशन का कोई फंडा नहीं है ना। अब होमोलोगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो क्या होती है, सेम होती है, बट इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप ये हमारे हाथ देख सकते हो, हमारे हाथ की स्ट्रक्चर देख लो, वेल के जो लिम्स है उनकी स्ट्रक्चर देख लो, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है दोनों का, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हमारे हाथ ग्रास्पिंग के काम आते हैं, लेकिन वेल के वही जो लिम्स होते हैं वो किसके काम आते हैं, वो स्विमिंग के काम आते हैं, डॉल्फिन के स्विमिंग के काम आते हैं, बैट के फ्लाइंग के काम आते हैं। तो स्ट्रक्चर तो सेम है हमारी, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम। क्लास के अंदर मैं जो लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, तो उन क्लासेस के अंदर मैं ये जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैमल्स का बच्चे जो ओरिजिन हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, रेप्टाइल। देखो रेप्टाइल से एव्स का भी इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल से मैमल का भी इवोल्यूशन हुआ है। कैसे पता चला, क्या प्रूफ है हमारे पास, है प्रूफ हमारे पास। देखो यहां पे हमारे पास प्रूफ है, डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अंडे देता है। मैमल तो अंडे देते नहीं है, मैमल तो विविपेरस होते हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, लेकिन ये डकबिल प्लेटिपस है, इसके पास मेमरी ग्लैंड भी है, मेमर वाला फीचर भी है, और ये ओविपेरस भी है, ये अंडे भी देता है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक एनिमल है यहाँ पे, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स। ये ऐसा एक एनिमल है जिसके पास ये एग भी ले करता है, इसके पास स्केल्स भी हैं, इसके पास बीक भी है, और उसके अंदर टीथ भी हैं। जबकि बर्ड्स के पास सिर्फ बीक होती है, टीथ नहीं होते। रेप्टाइल्स के पास टीथ होते हैं, बीक नहीं होती, इसके पास ये दोनों है। तो हम मान के चलते हैं कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, किसके किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड एव्स के बीच में। और ऐसे ही डकबिल प्लेटिपस जो होता है वो क्या करता है, वो भी कनेक्टिंग लिंक का काम करता है मेमल्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में। तो ये बात प्रूफ करती है कि मेमल्स का जो इवोल्यूशन है वो कहां से होता है, वो रेप्टाइल से होता है। ओके, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोबारा से। ओके, याक रेफर टू, बहुत सिंपल है। वाई होता है ईस्ट, ए होता है आर्टिफिशियल, सी होता है क्रोमोसोम। ढूंढ लो, ईस्ट आर्टिफिशियल सेल है, नहीं आएगा। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, लो जी मिल गया आंसर। बायोटेक का क्वेश्चन है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चंडीगढ़ टीजीटी का बैच अभी हाल ही में मैंने बायोटेक्नोलॉजी करवाई उनको, तो उनको मैंने ये बात बताई थी कि भाई जो इंसुलिन होता है वो पहला ऐसा हार्मोन है जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियर से बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया है। तो आंसर क्या है, ए। आज के टाइम पे हम प्रोजेस्टेरोन को भी बना पाते हैं, एस्ट्रोजन को भी बना पाते हैं, लेकिन पूछा है पहला कौन सा बनाया गया था, तो पहला इंसुलिन बना था। और उस इंसुलिन का जो पहली बार जो इंसुलिन बना था उसका जो नाम क्या था, पहली बार जो ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया था बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसको एक नाम था
अगर मेरे प्यारे से बच्चे सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखेंगे, हो सकता है आपका कमेंट किया हुआ क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में आ जाए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, देखो बीटी कॉटन जो होता है वो बॉल वॉर्म को रजिस्ट करता है। अब बॉल वॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, ना तो वो साल्ट है, ना ही कोई सूखा होता है, ना ही कोई वो हर्बिसाइड होते हैं, ये तो इंसेक्ट होते हैं बच्चे, ये तो क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, है ना। तो बीटी कॉटन जो होता है वो इंसेक्ट होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना बीटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी। वीडियो को पॉज करना है, जब अभी मैंने बीटी का पूछा तो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी कमेंट कर दो, एंड के लिए कुछ नहीं छोड़ना। और जितने कमेंट करोगे उतना पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है। और क्या पता, वही बात होती ना, क्या पता आपकी लिखी हुई चीज कल को फिर से आपके एग्जाम में आ जाए। और कहीं ये ना हो आप इसको यहां भी इग्नोर कर देते हो और एग्जाम में भी कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए कि आप रिवाइज ना कर पाओ, याद ना कर पाओ। तो इसलिए आंसर जितने भी पूछे जाएंगे उनको लिखना, जितने आंसर्स लिखोगे मजा आता है, फिर और वीडियो बनाने का मन करता है ना। बाकी कोई कुछ पूछना है, कुछ करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां भी कुछ पूछ सकते हैं। और नीचे नंबर तो चल ही रहे हैं, अब वहां पे जाके हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनकी जानकारी भी ले सकते हैं, किस किस तरीके से हम कैसे कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या। लाइकेन बच्चे, लाइकन जो एसोसिएशन होती है दो चीजों की, एक होता है इसके अंदर एल्गी होती है, एक इसके अंदर होती है फंजाई। जो एल्गी होती है ये फोटोसिंथेसिस करती है, और जो फंजाई होती है ये न्यूट्रिशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो दोनों मिलके रहते हैं, अगर इनमें से एक को भी डैमेज कर दो दूसरे की डेथ अपने आप हो जाएगी। और ऐसी ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस बोलेंगे। और सिम्बायोसिस का दूसरा नाम बच्चे क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। प्रेडेशन नहीं होता, कॉमेंसरिज्म नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, म्यूचुअलिज्म इसका आंसर होता है। लाइकिन के बारे में बच्चे एक चीज ये भी ध्यान रखना, लाइकिन जो होता है ना ये इन्वायरमेंट का इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, जहां पे पॉल्यूशन होगा ना वहां पे एल्गी नहीं दिखेगी आपको, वहां पे सॉरी लाइकेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहां पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा वहां से एल्गी भाग जाएगी, है ना। चलिए, तो डीकंपोजर्स कौन होते हैं बच्चे, डीकंपोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, जो क्या करते हैं, जो मरी गली चीजों जो जो होती हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर फीड करते हैं। तो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं तो क्या खाना अपना खुद बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ऑटोट्रोफ हो नहीं सकते। ऑर्गेनोट्रोफ ये क्या होता है, ऑटो हो ही नहीं सकते, ये हेटेरोट्रोफ होते हैं, अपना फूड खुद तो बना ही नहीं पाते हैं। ये कहाँ से लेंगे, जो डेड प्लांट्स है, डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका जो वेस्ट पड़ा होगा उनको ही खाएंगे, उन्हीं से फूड लेंगे, उन्हीं से न्यूट्रिशन लेंगे अपना, तो हेटेरोट्रोफ्स हो गए, है ना। चलिए, एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम बच्चे, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, इसलिए हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जैसे मान के चलो ग्रास थी, ग्रास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने खाया। अब ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, इसने मान लो खा लिया, इसको खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को खा लिया मान लो स्नेक ने खा लिया, स्नेक को खा लिया मान ले ईगल ने खा लिया। तो ग्रास ने फोटोसिंथेसिस की थी, इसने एनर्जी को फिक्स किया, वो एनर्जी ग्रीस ऊपर के पास आ गई, फिर फ्रॉग के पास आ गई, फिर स्नेक के पास चलेगी, फिर ईगल के पास चलेगी। आपको ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ग्रास ऊपर ने फ्रॉग को खा लिया, एनर्जी वापस कभी नहीं जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो हम बोलते हैं एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। साथ में कमेंट में ये बता दो 10% लॉ, 10% लॉ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो साथ साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, तो फिर से हमारे जाबाज बच्चे आ गए हैं जिन्होंने रिसेंटली काफी सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है ना। बाकी सब कुछ वही है, आप भी यहाँ दिखें हमें कभी ना कभी, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, बैचेस को ज्वाइन कीजिए। टिल सिलेक्शन आपको बैच मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, टिल सिलेक्शन, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको जो आपका कोर्स है वो आपके पास रहेगा, आराम से मजे से लेक्चर लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सेसिव टू कंजर्वेशन। अब समझो एक्सेसिव टू, देखो कंजर्वेशन, देखो अगर तो आपको जिस ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है, अगर आप उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हो, मान लो आप एक टाइगर को कंजर्व करना चाहते थे, एक टाइगर को बचाना चाहते थे,
तो आपने क्या किया, आपने उस टाइगर को जहां पे जिस जंगल में वो था, आपने उस जंगल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया। तो टाइगर तो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही है ना। तो ऐसी ऐसी कंजर्वेशन को हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब जब हम ऑर्गेनिज्म को उसी के नेचुरल हैबिटेट में क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। लेकिन मान लो आपने क्या किया, टाइगर को उठा के जू के अंदर ले आए, आर्टिफिशियल हैबिटेट, या फिर इसको नेचुरल आइडेंटिकल हैबिटेट बोलो। आप उठा के उसको जू में ले आए, है ना। तो अब जू के अंदर आप ले तो आए हो, लेकिन क्या जू उसका नेचुरल हैबिटेट था? नहीं, वो तो आपने बनाया जंगल से उसको, अब उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकल के। ऐसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब देखो क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो प्रिजर्वेशन की जाती है, क्या वो, क्वेश्चन क्या है, नोट एन एक्सी टू, क्या वो एक्सी टू है? ये तो एक्सी टू है, बिल्कुल एक्सी टू है, ये आंसर नहीं आएगा। सीड बैंक एक्सी टू है, आंसर नहीं। बोटेनिकल गार्डन एक्सी टू है, आंसर नहीं है। इन्होंने पूछा एक्सी टू कौन सा नहीं है, या फिर इन सिटू कौन सा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये हमारे इन सिटू के अंदर आते हैं। यही हमारा आंसर है। याद रखना, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर बायोस्फीयर को बनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जरूर पढ़ना, और इंपॉर्टेंट है, अगली बार पेपर में भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक आर प्रोड्यूस्ड बाय। बच्चे रेड डाटा बुक जो होती है ये बनती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN जो होता है, इसके द्वारा हमारी रेड डाटा बुक जो है वो बनाई गई थी। और इस रेड डाटा बुक के अंदर हर, मतलब क्या किया गया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैटेगरी वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि किसको सबसे ज्यादा खतरा है। जो एक्सटिंक्ट एक कैटेगरी थी, जो एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल, फिर नियर एक्सटिंक्ट होती है ना, इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, है ना, वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं। तो इस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ए म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट। देखो ऐसा पोल्यूटेंट जो म्यूटेशन कॉज कर दे, ऐसा पोल्यूटेंट जो म्यूटेशन कॉज कर दे। देखते हैं भाई, ऑर्गेनो, हाँ ये थोड़ा सा है, ऑर्गेनो फॉस्फेट नहीं आता, ये रेजिन्स नहीं आता, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, ये भी नहीं आएगा। एक बढ़िया देखते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाँ देखो, एरोमेटिसिटी हाइड्रोकार्बन, मतलब जो जिनके अंदर रिंग्स होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्सिनोजन का काम करते हैं। किसका? कार्सिनोजन का। कैसे? म्यूटेशन को कॉज करके। तो यही इसका आंसर है बच्चे, हाइड्रोकार्बन आएगा इसका आंसर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, फोटोकेमिकल स्मोग इज प्रोड्यूस्ड बाय। अरे स्मोग की बात कर रहा है, जो स्मोग होती है ना बच्चे, वो नाइट्रोजन गैसेस के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो देखो ढूंढो गई है, ये रहा पहला ऑप्शन पड़ा है, NO2। फोटोकेमिकल जो स्मोग होती है ना, तो ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी वजह से बनती है। तो आंसर पहला आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं इसको भी मैं। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो अगर आप इंसेक्ट को बड़े ध्यान से देखोगे तो इंसेक्ट के अंदर एक मतलब क्लास होती है आर्किनीडा। ये जो आर्किनीडा होता है, इनके अंदर स्कॉर्पियंस आते हैं, इनके अंदर स्पाइडर्स आती हैं, और इनके पास 8 लेग्स होती है, 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। और यही वो होते हैं जिनके पास बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ढूंढो, कॉकरोच इंसेक्ट के अंदर आएगा, स्नेल मोलस्का होता है, प्रॉन नहीं आएगा। ये रहा बच्चे आंसर, स्कॉर्पियन, ये रहा। तो डी इज द राइट आंसर। जो स्कॉर्पियन होता है, जो स्पाइडर्स होते हैं, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लंग्स जो होते हैं वो बुक लंग्स होते हैं। अब बुक लंग्स क्या होते हैं, ये एक लंग है, इसके बाद दूसरा लंग पड़ा हुआ है, फिर तीसरा लंग पड़ा हुआ है, जैसे बुक्स पड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी माउस, ये क्लास के अंदर ना मैंने जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था, लाइव क्लास जो हमारी चलती है, वहां पे मैंने सी माउस के बारे में बताया था। सी माउस जो है बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो जो सी माउस होता है बेसिकली ये ऐसे वर्म्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये एनिलिडा का है, ये रहा, एनिलिडा में पाया जाता है। अच्छा ये जो पेपर है ना, ये पेपर हमारे पास नहीं था पहले जूलॉजी का, आज ही मिला ये।
आज जैसे ही पेपर मिला अपने तुरंत वीडियो बना दी, कोई सोर्स था वहां से पेपर मिला, आज मिला आज ही वीडियो बना दी। पहले पेपर नहीं था अपने पास, तो जब जो भी जितनी भी चीजें क्लास में बताई गई ना कि ये क्लास में मैंने बताया था, तो पेपर तो आज ही देखा मैंने पहली बार, पहले पेपर देखा ही नहीं मैंने कभी, है ना। तो चलिए, मोलस्का नहीं होते, आर्थ्रोपोडा नहीं होते, एनेलिडा होते हैं, नन ऑफ दिस तो खत्म ही होगा। तो एनेलिडा के अंदर एफ्रोडाइट, मैं आपको बताता हूं, लाइव क्लास के अंदर मैंने बताया था कुछ एनिमल्स के बारे में। एफ्रोडाइट इन्हीं को बोलते हैं बच्चे, सी माउस बोलते हैं। एफ्रोडाइट देखना ध्यान से, जो तो हमारे लाइव वाले बच्चे हैं वो देखना, हमने एफ्रोडाइट के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टोरोजन या फिर टोर्जन बोलते हो, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो टोर्जन क्या होता है, टोर्जन बेसिकली क्या होता है, ये मुलस्का के अंदर होता है, मुलस्का। इनके अंदर क्या होता है, जो अंदर मेंटल कैविटी होती है ना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है वो 180 डिग्री क्या करता है, रोटेट करता है। मान के चलो एच है, ये हेड है, ये एनस है, तो ऑर्गेनिज्म 180 डिग्री रोटेट कर गया। अब एनस इधर आ चुकी है, हेड इधर आ चुका है, 180 डिग्री क्या हो गया, रोटेशन हो गई है। तो इसको बोलते हैं टोर्जन। देखी कहां पे जाती है, मोलस्का के अंदर। लेकिन मोलस्का के अंदर कौन सी क्लास होती है, गैस्ट्रोपोडा। मोलस्का के अंदर ये गैस्ट्रोपोडा के अंदर देखने को मिलती है, ये काम की चीज है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एनिमल विच हैज ओवल आरबीसी। देखो ओवल आरबीसी का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि ऐसी आरबीसी है, ओवल आरबीसी, ऐसी आरबीसी है। अब ऐसी आरबीसी है तो जाहिर सी बात है बीच में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस होगा। और ये भी क्लास में बात बहुत अच्छे तरीके से बताई थी कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिएटेड आरबीसी किसके पास होती है, ऐसा कौन सा मैमल है जिसके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, बच्चे कैमल होता है। कैमल के पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है। जबकि अगर आप ह्यूमन की आरबीसी देखोगे ऐसी होती है, बाई कन्वेक्स होती है। ये ह्यूमन के अंदर आरबीसी होती है, बाई कन्वेक्स है इसकी शेप, है ना। तो डॉग आएगा नहीं आएगा, फिश आएगी नहीं आएगी, ह्यूमन आएगा नहीं आएगा। ये रहा कैमल, डी पे कैमल, ये बड़ा कैमल, कैमल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओके चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अर्थवर्म हैज हाउ मेनी सेगमेंट। देखो अर्थवर्म के अंदर 100 से लेके 200 तक तो वैसे नहीं होते हैं, यहां तो ले दे रखा है, अपने को यही आंसर उठाना पड़ेगा। वैसे अगर इन जनरली देखते हैं तो 100 से 120 के बीच में इनके अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। वैसे तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन अगर हमें इनमें से आंसर देना पड़े तो हम इस ऑप्शन के साथ चल सकते हैं। करेक्ट आंसर वैसे यही होता है, ठीक है। किस अर्थवर्म की बात करें, उस अर्थवर्म की हम बात करें जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ओके तो 100 से 200, वैसे तो इसका आंसर जो है वो ये आंसर ये लिखा 100 से 120, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम इस बी वाले ऑप्शन के साथ जो है वो जा सकते हैं। ओके चलिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अर्थवर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनी इन ह्यूमन। अरे भाई इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी ऐसी लाइनिंग कौन सी होती है, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। दूर से देखेंगे तो हमें कैसे लगेगा, जैसे ब्रश बॉर्डर है, कैसे लगेगा, ब्रश जैसा लगेगा। तो आंसर क्या ये रहा, ब्रश बॉर्डर। यही चीज किडनी के अंदर होती है, यही चीज हमें इंटेस्टाइन के अंदर होती है। दोनों के अंदर एब्जॉर्प्शन की जाती है, दोनों के अंदर क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में भेजा जाता है ना। चलिए इन मोलस्का आई प्रेजेंट इन ऑन स्टॉक इज कॉल्ड। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मोलस्का के अंदर क्या होता है कि आंख ना जो बाहर होती है, जैसे स्नेल को देखो ना, मान लो कि चलिए स्नेल की बॉडी है, ऐसे स्नेल की बॉडी है, इसकी आंख ऐसे यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, स्नेल की बॉडी में आंख ऐसी होती है। ये स्नेल तो नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। तो इनकी ना आंख यहाँ होती है, इस आंख का नाम होता है ओस्फ्रेडियम। आंख का नाम क्या होता है, ओस्फ्रेडियम होता है। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो आंख होती है इसको क्या बोलते हैं, ओस्फ्रेडियम बोलते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन फ्रॉग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो फिशिस, एम्फीबियन, फिशिस के अंदर 8 क्रेनियल नर्व होती हैं, एम्फीबियन के अंदर 10 क्रेनियल नर्व होती हैं। अब बात क्रेनियल नर्व्स की इन्होंने पूछी ही नहीं, ओके ओके, इन्होंने नर्व्स पूछा है, स्पाइनल नर्व्स पूछा है। तो अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं तो बच्चे वो भी 10 ही होती हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो भी 10 ही होती हैं, ठीक है। तो 10 पेयर्स ऑफ जो स्पाइनल नर्व्स है
वो पाई जाती है कहाँ पे, हमें एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है, फ्रॉग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मुझे पहले लगा क्रेनियल नर्व्स पूछा, नहीं स्पाइनल नर्व्स पूछा है। स्पाइनल नर्व्स भी बच्चे 10 पेयर्स ही होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस पेप्टिक पेप्टिक सेल सिक्रीट, पेप्टिक सेल बच्चे पहली गल तो स्टमक के अंदर होते हैं। HCl नहीं, HCl सिक्रेटेड बाय चीफ सेल या फिर पेराइटल सेल। गैस्ट्रिन नो नो, सेक्रेटेड बाय जी सेल, गैस्ट्रिन जी सेल से बनता है। कोलसिस्टोकाइनिन तो बच्चे इंटेस्टाइन में होता ही नहीं है, मतलब सॉरी स्टमक में होता ही नहीं है, ये तो इंटेस्टाइन में होता है। तो पेप्टिक सेल्स बच्चे जो होते हैं यहाँ पे तो आंसर नहीं है। वैसे पेप्टिक सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। क्या करेंगे, पेप्सिनोजन को रिलीज करेंगे, जो HCl के द्वारा एक्टिव होता है और पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा, क्योंकि पेप्टिक सेल जो होते हैं वो तो क्या सिक्रेट करते हैं, पेप्सिन को सिक्रेट करते हैं, और ऑप्शन में पेप्सिन दिया ही नहीं हुआ, पेप्सिनोजन सॉरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस इन ह्यूमन इज स्टिमुलेटेड बाय। देखो, अगर मैं बात करता हूं पेनक्रिएटिक जूस की, अगर स्टिमुलेशन की बात की जाती है तो दो ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो इसको करवाते हैं। एक होता है कोलसिस्टोकाइनिन होता है, एक एस से और होता है सिक्रीटिन। ये दो ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बाइल जूस को सिक्रेट करवाते हैं पेनक्रियास से और हमारे जो गैल ब्लैडर से। तो ढूंढते हैं भाई, एंटेरोकाइनेस नहीं बच्चे, ये तो इंटेस्टाइन में होता है। इंटेरोगैस्ट्रोन नहीं बच्चे, ये भी नहीं होता। गैस्ट्रिन नहीं, स्टमक के अंदर रिलीज होता है। वेल, नन ऑफ दिस आंसर, खत्म होगी कहानी। कोलसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन बच्चे दो ही हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं पेनक्रिएटिक जूस की। दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। बता रहा हूं मैं, ऐसे होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे मतलब नन ऑफ दिस वाले आंसर भी आते हैं कभी कभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका आंसर है। क्लास के अंदर बड़े प्यारे तरीके से बताया गया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वो रीजन होता है जहां पे रेस्पिरेशन भी कंट्रोल की जाती है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी यहाँ पे होता है। इसके अलावा हार्ट बीट को भी यही पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। हार्ट बीट का जो सेंटर होता है वो भी कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ही होता है। हाइपोथैलेमस की बात की जाए, न्यूरो सिक्रेटरी पार्ट होता है ये। सेरिबेलम बैक, मतलब इसको छोटा ब्रेन बोलते हैं, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, नहीं आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू। देखो हाइबरनेशन मतलब जब सर्दियों की बात करें, विंटर स्लीप की बात करें, विंटर स्लीप में जो फ्रॉग है वो किससे रेस्पायर करता है, क्या वो गिल से रेस्पायर करेगा, बच्चे फ्रॉग के पास गिल नहीं होते। क्या वो लंग्स से रेस्पायर करेगा, कर सकता है, लेकिन लंग्स से तो तब रेस्पायर करेगा ना जब वो एयर में होगा, एयर में तो होता ही नहीं है बेसिकली, होगी तो एयर ही लेकिन छुप के बैठता है। क्या वो इंटेगुमेंट से करेगा, या टिम्पेनम, टिम्पेनम तो बच्चे आई ड्रम होता है ना, नहीं करेगा। तो बच्चा हमारे पास इंटेगुमेंट बचा। लेकिन हमने तो हमेशा यही सुना ना कि फ्रॉग जो होता है वो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटेगुमेंट ही उसकी स्किन होती है, इंटेगुमेंट उसकी स्किन को ही बोलते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे, पल्मोनरी वेन, हा हा हा, क्या बात है। इन ह्यूमन कैरी, देखते हैं बनाते हैं। ये था अपने सामने हार्ट, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ब्लड आया कहां पे, राइट ऑरिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, यहां से चला गया वो लंग्स के पास। लंग्स ने क्या किया, इसके अंदर डाल दी ऑक्सीजन, CO2 निकाल दी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया, वो आ गया लेफ्ट वाले ऑरिकल में आ गया, यहां से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से, यहां से पूरी बॉडी में चला गया। और इस तरीके से ये सारा कुछ चलता रहा, इस तरीके से ये सारा कुछ चलता रहा, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से ये होता रहा सारा कुछ। ठीक है, अब देखो ये जो वेन, देखो वेन वो होती है जो हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे जो वेन ब्लड को लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये होती है पल्मोनरी वेन होती है। और यहां से जो ब्लड लेके जाएगी ना, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो पूछा गया है पल्मोनरी वेन कौन से ब्लड को लेके जाती है बच्चे, ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। देखो ढूंढो, नहीं आएगा ये आंसर। तो पल्मोनरी वेन जो होती है बच्चे, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स वो होती हैं जो
ब्लड को हमेशा हार्ट की तरफ लेके जाती हैं और यहां से लंग्स से लेके हार्ट में लेके आ रही है, जो वेन है पल्मोनरी वेन है, कौन सा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। विटामिन ए नहीं बच्चे, ये ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन बी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन ब्लड क्लोट के अंदर फंक्शन नहीं होता। विटामिन सी कोलेजन फाइबर्स की जो सिंथेसिस होती है वहां रोल प्ले करता है, नहीं आएगा। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। नन ऑफ दिस। सीधी सी बात है बच्चे, ब्लड की क्लोटिंग के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है ना बच्चे, वो होता है विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के होता है। अब जिसको तो पता होगा वो तो आंसर कर देगा, जिसको पता ही नहीं होगा वो इन तीनों में से एक आंसर लगा के आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। चलो नेक्स्ट है, एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज। देखो एवरेज पीएच की बात की गई है। अगर हम यूरिन की पीएच को देखते हैं तो 6.0 से लेके 6.8 तक इसकी पीएच देखी जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे एवरेज तो नहीं है किसी भी तरह का, ऐसा कोई डाटा तो नहीं है। तो हम एसिडिक पीएच की, देखो यूरिन जो होता है ना वो एसिडिक होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट के लेके चलते हैं, न्यूट्रल है नहीं आंसर आएगा, बेसिक है नहीं आंसर आएगा, बेसिक है नहीं आंसर आएगा, एसिडिक है 6 पीएच, तो आंसर यही आएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ह्यूमन किडनी इज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे। हाल ही में पंजाब के अंदर जो मास्टर केडर का पेपर हुआ था वहां पे भी क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है ह्यूमन किडनी के ऊपर। ह्यूमन किडनी कैसी होती है बच्चे? मेटानेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, प्रोटोनेफ्रिक या आर्कीनेफ्रिक नहीं होती। प्रोटोनेफ्रिक होती है प्रिमिटिव किडनी, मीजोनेफ्रिक होती है ठीक ठीक वाली किडनी। लेकिन ह्यूमन की बात करी भाई, ह्यूमन के अंदर ठीक ठीक थोड़ी ना होगा कुछ, इतने इवॉल्व हम ऑर्गेनिज्म है। तो ह्यूमन के अंदर होती है मेटानेफ्रिक किडनी, बहुत एडवांस वाली किडनी होती है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोअर जा ऑफ ह्यूमन मतलब ऑफ मैन इज फॉर्म्ड बाय। अब देखो अगर हम लोअर जॉ की बात करते हैं तो वैसे तो ये 2 बोन से मिलकर बनती है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बहुत सही नहीं मानता हूं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन सही है। मैन की बात की गई है, मतलब अडल्ट की बात की गई है। मैन मतलब अडल्ट है, बच्चे की बात तो की नहीं गई। एक्चुअली में जब जन्म होता है ना उस टाइम पे हमारे ये जो बोन होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक राइट और लेफ्ट। बाद में ना ये ज्वाइनिंग कर जाती है, बोन्स ना बाद में ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करके ये एक ही बोन की फॉर्मेशन करती है, ये जॉ वाली बोन। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ऊपर से मैन बोला है, कोई बच्चा तो बोला नहीं है, तो यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा, 1 बोन आंसर आ जाएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन मैमल। सर्वाइकल मतलब वर्टिब्रा, जो यहाँ ये सर्वाइकल का पेन नहीं होता ना नेक में पीछे वाली साइड, तो सर्वाइकल यहाँ पे ना 7 सर्वाइकल बोन्स होती हैं, 7 सर्वाइकल बोन्स होती हैं यहाँ पे। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। चलो 69th क्वेश्चन, अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन। देखो कलर्स के अंदर कौन कौन डिफ्रेंशिएट कर सकता है? कलर विजन की अगर मैं बात करता हूं तो कलर विजन को कौन कौन डिफ्रेंशिएट कर सकता है? तो देखो भाई, क्या रेप्टाइल्स कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या जो बर्ड्स हैं वो कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे भाई देखो ना, फंडा लगाओ, मोर कलरफुल होता है। भाई अगर जो मोरनी होती है उसको कलर की पहचान है, तभी तो वो देख पाई ना कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, लंबी उसकी टेल होती है ना। तो ये भी कर सकते हैं। मेंबर्स तो कर ही लेते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट जो है, इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट। भाई ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर आप ब्रेन को देखोगे ना तो ब्रेन के अंदर एक हेमिस्फीयर यहां होता है राइट साइड, एक हेमिस्फीयर यहां होता है लेफ्ट साइड, ऐसा ही होता है। इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए इनके बीच में फाइबर्स होते हैं, फाइबर से होते हैं। इन्हीं फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, है ना। तो क्या करता है? क्या ये 2 ऑप्टिक लोब्स को जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा। क्या ये बोन एंड मसल को जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा। क्या ये 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा। जोड़ किसको रहा है भाई? ये जोड़ रहा है हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? ये हमारा राइट वाला हेमिस्फीयर है, ये हमारा लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये रहा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ने का काम जो है वो कार्पस कैलोसम करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में पता नहीं क्यों मुश्किल समझा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हाइपो, देखो हाइपोथायरोडिज्म या हाइपोथायरोडिटिस।
देखो पहले जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके फंक्शन सुनो, थायराइड हार्मोन के फंक्शन सुनो। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारी ब्रेन की वो होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको करवाता है। मतलब बहुत कुछ करवाएगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर सब कुछ आ गया, ग्लाइकोजाइसिस सब कुछ आ गया। अब देखो, अगर अगर थायराइड कम है, थायराइड हार्मोन कम है, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी कम होगा, तो इंसान ना आलसी आलसी सा रहेगा, लेथार्जी सी फील होगी उसको। तो इसका मतलब ये जो है, ये तो हाइपोथायरॉयडिज्म की, अगर थायराइड कम है तो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो मेंटल रिटार्डेशन भी आएगी। ओडिमा भी होता है, ये भी कंडीशन होती है, ओडिमा ये भी आएगी। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, ये क्या है, यूरिया किधर से आ गया? थायराइड का यूरिया के साथ क्या लिंक है? नहीं, यूरिया के अंदर तब यूरिया राइस के जो यूरिया होता है ना, वो ब्लड के अंदर तब राइस करता है जब किडनी उसको बाहर नहीं निकालती है। तो अगर किडनी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तब तो हम बोलते हैं कि ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया है। थायराइड का इससे क्या लेना देना? तो बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ था, है ना। चलिए, अरे बस रुक जाओ, 2 क्वेश्चन हो रहा है यार, फिर बस खत्म अपना आज की कहानी। अच्छा, यह विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल? भाई 2 ही तो हार्मोन होते हैं जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक होता है पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड से निकलता है। एक कैल्सिटोनिन होता है जो थायराइड से निकलता है। ढूंढो भाई, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को देखता है, इंसुलिन ग्लूकोज, ये रहा आंसर, पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन जो होता है ये पैराथायरॉयड से निकलता है, और यही क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। इसके अलावा एक और कौन सा होता है, कैल्सिटोनिन होता है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड से 3 हार्मोन निकलते हैं, सिर्फ थायराइड नहीं निकलता। चलो, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इन मलेरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लास्ट है बट इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मस्कीटो इनटू ब्लड दैट कॉज चिल, मतलब मलेरिया के अंदर मस्कीटो ऐसा क्या डालता है, ऐसा कौन सा केमिकल डालता है जिससे एकदम से ठंड लग जाती है? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। शिफर, ये टेस्ट होता है, शिफर हिमेटोटॉक्सिन होता है, ये इसका हीमोजोइन आंसर होता है। हीमोजोइन, हीमोजोइन वो केमिकल होता है जो चिल के लिए, जो ठंड के लिए, फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के टाइम पे। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है दोबारा से, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ आज के हमारे मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ना जूलॉजी के, वो खत्म होते हैं। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी कुछ बताना है मुझे आपको, है ना। तो टैग के ऐप को आप डाउनलोड करिए। बॉटनी की जो सीरीज है वो भी बड़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। बॉटनी के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे हमारी ही बंसल अकेडमी का यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप हमारी ऐप के ऊपर साइन अप कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये अभी जो मैंने आपको सब कुछ कराया है, पीडीएफ इसकी जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको टोटली जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, है ना। और नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जितने भी बच्चे चंडीगढ़ टीजीटी मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।